हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कल के बाद से और अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोग उस 21 डेज़ के नियम को जो है फॉलो करेंगे। और बिल्कुल फॉलो करिए दोस्तों। आप लोग देखिएगा, आप लोग का एक अलग ही तरीके से परिवर्तन आ जाएगा। पढ़ाई से संबंधित एक अच्छी खासी रूटीन बन जाएगी। ठीक है, इसको जो है अपने आदत में डाल लीजिए। और बाकी तैयारी देखिएगा, आप लोग आराम से 2-3 महीने में एकदम पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और साथ में रिवीज़न भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को पढ़ रहे थे। रीतिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। और दोस्तों, आज हम लोग बिहारी को पढ़ने वाले हैं, जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, और इनको जो है रीति जो है सिद्ध कवि भी हैं। और दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को, रीतिकाल को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 3 वर्गों में। ठीक है, कौन कौन से था वह? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, और उसके अंतर्गत जितने भी कवि हैं ना, आप लोग उसको याद कर लीजिए, ये भी पूछता है। तो आज हम लोग जो है बिहारी को पढ़ेंगे, जो कि ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिहारी का जो जन्म है वह कब हुआ था? बिहारी का जो जन्म है वह 1595 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो है देहावसान था, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1663 ईस्वी में हुई थी। फिर अब आता है कि इनका जन्म स्थल क्या है। ठीक है, कहाँ पे पैदा हुए थे? इनका जो जन्म है दोस्तों, वह ग्वालियर राज्य के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। मान लीजिए कभी कभी जो है सिर्फ गोविंदपुर ही दे देता है या कभी ग्वालियर दे देता है, तो दोनों आप लोगों को याद करना है। ग्वालियर राज्य के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, केशव बिहारी दास जी का जन्म। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। फिर इनके आता है कि इनके पिता का क्या नाम था। पिता का नाम था इनके केशव दास। इनके गुरु कौन थे? गुरु थे इनके नरहरि दास। ठीक है, और इनका जो संप्रदाय था बिहारी जी का, ये भी जो है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी है। ठीक है, बिहारी दास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बिहारी दास जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अब आता है इनके आश्रयदाता। बिहारी जो थे, इनके जो है आश्रयदाता कौन थे? महाराजा जय सिंह। ठीक है, जयपुर के थे ये, तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। फिर है बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी जो है रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और ये देखिए कथन है। इनकी जो है, इनको किस उपाधि से विभूषित किया है किसने? ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। ठीक है, रसवादी कवि माना है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी स्वीकारा है। अब देखिए, रीतिकाल के एक और महत्वपूर्ण कवि हैं चिंतामणि, उनको भी रसवादी आचार्य माना जाता है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और केशवदास को अलंकारवादी। ओके, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकारा है। फिर है अगला कि श्री राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ की उपाधि दी है। ठीक है, किसने दी है बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ की उपाधि? या इनको जो है इस उपमा से जो है विभूषित किया है श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने। ठीक है, फिर है अगला दोस्तों, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि बिहारी जी की जो ख्याति थी, उनका मूल आधार ग्रंथ उन्हीं का था, ये बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई जो है, ये बिहारी जी का एकमात्र जो है, इनके नाम से संबंधित यह ग्रंथ है। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई ही है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो है रचना काल मैंने नहीं लिखा है, मैं भूल गई हूँ। इसका रचना आप लोग जो है लिख लीजिएगा 1662। ठीक है, 1662 ईस्वी में। ये आप लोग डेट याद रखिएगा, क्योंकि जब भी क्रम से मिलाने को आता है ना, तो बिहारी सतसई भी ग्रंथ कई बार पूछता है। तो बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ बिहारी सतसई है, जो कि 1662 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें कुल कितने दोहे हैं?
13 दोहे हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 713 हैं। अब ये देखिए, अब ये तो हो गई इनका जो है, इनके नाम का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई। ठीक है, अब जो है दोस्तों, अब ये देखिए कि बिहारी जो सतसई ग्रंथ है, किन ग्रंथों की प्रेरणा से जो है इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो पूछा जाता है कि जो बिहारी सतसई ग्रंथ है, उस ग्रंथ का निर्माण किस ग्रंथ की जो है प्रेरणा से हुआ है। तो ये गाथा सप्तशती है, ठीक है, और अमरूक शतक है जो कि संस्कृत भाषा में है। और किसका है ये अमरूक शतक? अमरूक कवि, नाम से स्पष्ट है। फिर ये गाथा सप्तशती किसका है दोस्तों? हाल कवि, आप लोग जानते हैं, और ये प्राकृत भाषा में ग्रंथ है। फिर है तीसरा आर्या सप्तशती। आर्या सप्तशती जो ग्रंथ है वह किसका है? वह जो है गोवर्धनाचार्य जी का है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, इनके जो है राइटर का नाम और बिहारी सतसई पर इन तीनों ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, गाथा सप्तशती जो कि हाल कवि का है, अमरूक शतक अमरूक कवि का है, और आर्या सप्तशती गोवर्धनाचार्य का है। ठीक है, इन्हीं तीन ग्रंथों की प्रेरणा से बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी इतनी चीज़ें कि कैसे पढ़ना है हम लोग को, और कहाँ कहाँ से बिहारी जी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य है। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है। ठीक है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहारी सतसई की 50 टीकाएँ लिखी गई हैं, लेकिन जिनमें से 5 टीकाएँ ही प्रमुख हैं। ये देखिए 5 टीकाएँ हैं ना। अब आप लोग को ये याद रखना है कि बिहारी सतसई पर कितनी टीकाएँ लिखी गई हैं दोस्तों? 50 टीकाएँ लिखी गई हैं, लेकिन जो है ये 5 जो टीका है वही अत्यधिक प्रसिद्ध है और वही पूछता है। 5 टीकाएँ दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है कृष्ण कवि की टीका जो कि कवित्त सवय में है। फिर दूसरा है हरि प्रकाश टीका। तीसरा है लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका। ये सब आप लोगों को नाम याद रखना है, ये सब बिहारी सतसई की टीका है। ठीक है, फिर है चौथा की सरदार कवि की टीका। पांचवा है सूरती मिश्र की टीका। तो ये तो जो है दोस्तों बिहारी सतसई की जो 50 टीकाएँ हैं उनमें ये 5 प्रमुख हैं, यही पूछता है, ये आप लोग को याद रखना है। फिर है कि इसके अतिरिक्त बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद। देखिए बिहारी जी रीतिकाल के कितने मायने कवि रखते हैं, कितना अच्छा अच्छा पॉइंट इनसे संबंधित है, और जो कि एग्ज़ाम में पूछता भी है रीतिकाल में। बिहारी जी से दोस्तों इनका जो भी कवि की जो भी इनकी जो है कोटेशन रहा हुआ है, या इनकी पंक्तियाँ या इनकी सामान्य जानकारी, और बिहारी सतसई की रचना से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आप लोग पढ़िए, तभी बिहारी जी का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चूँकि, तो इनसे प्रश्न तो अच्छे अच्छे बनना ही है। तो दोस्तों अगला क्या है पॉइंट कि इसके अतिरिक्त बिहारी सतसई का अन्य भाषा में किया गया अनुवाद। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। अनुवादक अर्थात जो अनुवाद किया है और जिस नाम से किया है वो भी मैं यहाँ लिख दी हूँ और भाषा लिख दी हूँ। ठीक है, पंडित रामानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से अनुवाद किया था बिहारी सतसई ग्रंथ का। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में। फिर अगला है कि मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से अनुवाद किया बिहारी सतसई ग्रंथ का। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। ये आप लोगों को याद रखना है दोनों। ठीक है, कि श्रृंगार सप्तशती नाम से अनुवादित किया संस्कृत भाषा में पंडित रामानंद जी ने। फिर है दोस्तों कि गुलदस्त बिहारी जो है नाम से अनुवाद किया मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू भाषा में। इसके अतिरिक्त बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला छंद में किया। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, रोला छंद, अंबिका दत्त व्यास, बिहारी नामक। देखिए ये 3 पॉइंट। ठीक है, इसके अतिरिक्त मतलब
ये संस्कृत और उर्दू में तो हो गया अनुवाद, किसने किया वो आप लोग को पता चल गया, बट रोला छंद में भी किया गया है, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। कि इसके अतिरिक्त बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला छंद में किया। ठीक, अच्छा, छोटा छोटा की पॉइंट भी अगर आप लोग याद करते हैं ना, जैसे जैसे मैंने बताया ये इतना है 3 लाइन में, सिर्फ अंबिका दत्त, बिहारी, रोला छंद, ऐसे थोड़ा अपना शॉर्टकट जैसे भी याद करना हो याद कीजिए, लेकिन कंप्लीट चीज़ें। फिर अगला पॉइंट है कि कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर पहुँचे उस समय महाराजा जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने ज़्यादा लीन थे, आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक न निकलते थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया। ये जो दोहा है वह कई बार पूछा है, ठीक है, कौन सा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इति काल। ठीक है, ये काल लिखा हुआ है दोस्तों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इति काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, अब दोहों का जो ये मतलब अर्थ है वो एक तरीके से व्यंग्यार्थ रूप में ही है। ठीक है, तो जब ये राजा जी जो हैं जय सिंह, इसको जो है इसके व्यंग्यार्थ को जब समझते हैं उनके भेजे द्वारा ये जो दोहा था, तो तुरंत जो है वो बाहर निकलते हैं, नहीं तो हमेशा वहीं अपना रानी के पास रहते थे, राजकाज में एकदम संलग्न नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और इस दोहों से इतना वो ज़्यादा मतलब वो हो गए कि प्रसन्न हो गए कि वो अपना तुरंत ही अपना राजकाज का जो काम था सब कुछ अपना ध्यान देने लगे, अपनी प्रजा की जो है ध्यान देने लगे। तब से जो है दोस्तों जो ये थे राजा जय सिंह, वो बिहारी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया करते थे और उनका मान जान भी बढ़ गया था। ठीक है, तो ये दोहा आप लोगों को याद रखना है, और क्यों ये दोहा लिखा गया है बिहारी जी ने, वो आप लोग को याद रखना है कि राजा जय सिंह जब ये छोटी रानी के प्रति ज़्यादा अपने आसक्त थे तो उनके द्वारा यह लिखा गया था, बिहारी के द्वारा राजा जय सिंह को भिजवाया गया था। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट क्या है, अब ये देखिए, इतना तो दोस्तों हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी पढ़ ली कि बिहारी से संबंधित उनका जो है ये अपना गुरुजी, माता पिता, ये सब उनका जन्म तो आना ही है। फिर स्पेशली दोस्तों मैंने बताया कि बिहारी सतसई उनकी ख्याति का मूल आधार जो है ग्रंथ है। अब उस ग्रंथ में कितने दोहे हैं, 713 दोहे। जो बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण हुआ किन दोहों की प्रेरणा से हुआ, गाथा सप्तशती, अमरूप शतक, आर्य सप्तशती। ठीक, अब तीनों के रचनाकारों को भी मैंने बता दिया आप लोगों को। गाथा सप्तशती हाल कवि का है, अमरूप शतक अमरूप का है, आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य का है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। साथ में जो बिहारी सतसई का अन्य भाषा में अनुवाद किया गया है, जो मैंने बताया आप लोगों को, पंडित रामानंद हैं, प्रीतम जी हैं, ठीक है, उर्दू में किया था, रामानंद जी ने संस्कृत में किया था, और अनुवादित नाम क्या था वो आप लोगों को याद रखना है। साथ में जब बिहारी सतसई जी की जो मतलब 50 टीकाएँ लिखी गई थी, जिनमें से 5 ही ज़्यादा फेमस है, उनका 5ों का नाम आप लोगों को याद रखना है। रोला छंद में मैंने बताया था अंबिका दत्त व्यास द्वारा किया गया है, ये याद रखना है। बस हो गया बिहारी जी आप लोग के तैयार। अब उसके बाद दोस्तों बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संबंध में निम्न बातें लिखी थी। अब चूंकि रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है तो हम लोग को भाई नज़रअंदाज करना नहीं है, सारी चीज़ें पढ़नी है बिहारी के संबंध में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बिहारी जी से पंक्तियाँ ही थोड़ी बहुत जो हैं बचती हैं, अन्यथा इस क्लास में सारी चीज़ें मैंने कवर करा दिया है। तो देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के संदर्भ में किन बातों की चर्चा की है। पहला है कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति, ये भी पूछा गया है, जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों ये किसका कथन है बिहारी जी के संदर्भ में, रामचंद्र शुक्ल जी का है, यह पूछ सकता है कथन देके। ठीक है, फिर है दूसरा कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। कितना अच्छा देखिए कोटेशन है, ये सब जो है रामचंद्र शुक्ल जी का ही है बिहारी जी के संबंध में।
फिर अगला है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है बिहारी जी के संदर्भ में। फिर चौथा है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। फिर जो है दोस्तों अगला है कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मला धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। फिर अगला है दोस्तों कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अभी देखिए 6 कोटेशन हो गया जिसमें से दोस्तों ये पहला, दूसरा, तीसरा पूछा गया है, चौथा नहीं पूछा गया है, पांचवा भी नहीं पूछा गया, छठवां पूछा गया है। तो आप लोगों को लेकिन 6 वो पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों पसंद आया होगा अगर ये क्लास तो आप लोग अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो कि जो कि मैं आप लोग को एक अच्छी वीडियो और भी ले आऊँ और हम लोग का साथ में हिंदी साहित्य से सिलेबस जो है दोस्तों अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। और बाकी ठीक है। और कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊं, सच में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक दूसरे से हम लोग अब एक तरीके से, अब इतने दिन से मैं भी पढ़ा रही हूँ अपने इस चैनल पे और आप लोग भी जुड़े हुए हो, एक तरीके से अटैचमेंट ही हो गया है और लाइक भी आता है, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। और बस यही कहना था। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।